हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेल्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कुछ समराइज़ करके लेके आए हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठेगा और कहाँ से बनता है दोस्तों। तो ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनता है, तो बिना कुछ देरी किए हुए पहले टॉपिक पे मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए। यहाँ से भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, किस राज्य में, ये 17 में पूछा गया था, किस राज्य में भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें से कौन था। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है। फिर भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा किस पठार पे, यहाँ पे पठार है दोस्तों, पठार कर लीजिएगा, एक दूसरे को काटती है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उसको लाने का कोशिश की है। तो बिना कुछ देरी किए हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक है कि भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से और कितना डिग्री से गुजरता है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरता है दोस्तों। यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा था कि 82 डिग्री पूर्व में से गुजरता है या पश्चिम से। तो याद रखिएगा 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरता है। और कौन कौन राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से गुजरता है, ये याद रखिएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और पाँचवा आंध्र प्रदेश है। फिर है दूसरा है कि भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में राज्य में तथा बघेलखंड के पठार पे काटती है। बीपीएससी में पूछा गया था किस पठार पे काटती है, तो बघेलखंड के। और कौन सा राज्य में काटती है, जैसे भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से गुजर रहा और कर्क रेखा गुजर रहा, तो ये छत्तीसगढ़ में काटता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश तथा कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबा तथा राजस्थान में सबसे कम लंबा है। देखिए यहाँ से कर्क रेखा भारत को बीच बीच से गुजरती है, तो ये कर्क रेखा तो सबसे अधिक लंबाई इसका क्या है, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई रेखा है इसका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। तो कुल अक्षांश रेखा कहाँ है, अगर बिंदु नहीं माना जाए तो कुल अक्षांश रेखा का कितना हो जाएगा, 181 डिग्री होगा। 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में एक भूमध्य रेखा होता है। अब कुल अक्षांश रेखा 179 कब माना जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को केवल एक बिंदु माना जाएगा, तो कुल अक्षांश रेखा 179 होता है। यही क्वेश्चन एज इट इज़ बीपीएससी 70वीं या 69वीं में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी की लगभग कितना दूरी होता है, लगभग 111 किलोमीटर दूरी होता है दोस्तों। फिर है यहाँ पे देशांतर रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती है। तो ये आप है कि ये ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ से जो ये है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं और खड़ी रेखा को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं की संख्या में कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होता है, सेम रहता है। यहाँ पे भी जो सेम है से दक्षिण से उत्तर में भी जाएंगे तो सेम रहेगा, लेकिन अक्षांश रेखा में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इसकी नीचे से ऊपर या बीच से ऊपर जाने पे इसका रेखा में कमी आएगी दोस्तों। कुल देशांतर रेखा कितना है दोस्तों, 360 डिग्री, मतलब 360 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय राज्य। तो भारत में पूछा था कि 2446 का मेंस में कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य जो तटीय सीमा से लगा हुआ है, तो 9 राज्य है दोस्तों। 9 राज्य कौन कौन है ये देख लीजिएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो अधिक किसका है, सबसे अधिक किसका है, तो गुजरात का है तथा सबसे कम गोवा का, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना अभी तक तो पूछा नहीं है कि भारत में कुल 5 भू आबद्ध राज्य है, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है और ना ही तटीय सीमा से। जैसे मतलब ये देखिए, ये भारत है तो बोल रहा है कि 5 भू आबद्ध राज्य है, मतलब लैंडलॉक है, जो ना कि तटीय राज्य से लग रहा है, यहाँ इधर भी नहीं लग रहा, और जो ना कि इंटरनेशनल सीमा से लग रहा है। तो वो कौन है, याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, हरियाणा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन अब विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है दोस्तों। एक और फैक्ट है यहाँ पे, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान 2.4% है, लेकिन जनसंख्या 17.5% निवास करती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बार बार पूछता है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है, तो चेन्नई से मापन होता है दोस्तों। ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे से FRO का क्वेश्चन एज इट इज़ यहीं से पूछा गया था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्री में। ये कि प्रादेशिक जल सीमा का कितना समुद्री मील तक है, तो 12। असंलग्न क्षेत्र कितने तक है, समुद्र 24 समुद्री मील तक। और अनन्य क्षेत्र कहाँ कितना समुद्री मील तक है, तो 2 समुद्री मील तक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में पेट्रोलियम टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि भारत में पेट्रोलियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो टर्सरी क्रम की और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। फिर है कोयला गुणवाना क्रम की चट्टानों में 90% पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लिएगा, गुणवाना होगा। चलिए है यहाँ पे फिर देखते हैं कि धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है।
दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में। धात्विक कर्ण सबसे ज़्यादा कौन सा चट्टान में पाया जाएगा? धारवाड़ कर्ण के चलते। और सबसे ज़्यादा धारवाड़ कर्ण की चट्टानें कहाँ हैं? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं। यहाँ से एक कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन पूछता है कि आधिकारिक तौर पर भारत केटू को अपनी सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, क्योंकि भारत जो केटू कहाँ है? पीओके में है, यहाँ पीओके में है, लेकिन पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है। तो पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अगर केटू दिया हो तो केटू को मारिएगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन यहीं पे घुमा देता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। केटू हिमालय की नहीं है, ट्रांस हिमालय की है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कालक्रम में सजाइए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, सब पूछा जा रहा था। तो विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियों का सही कालक्रम इस प्रकार है। सबसे 5 ऊंची चोटी कौन कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद केटू है, उसके बाद कंचनजंगा है, लोहोत्से और मकालू है। तो ये 5 ऊंची चोटियों को क्रम इसी क्रम में आप सजा के रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि भारत की 5 सबसे ऊंची चोटी का सही कालक्रम का है। विश्व का तो जान गए, लेकिन भारत में कौन सा 5 चोटी का क्रम है? तो पहले भारत में केटू है, उसके बाद कंचनजंगा है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेत है, उसके बाद है सालतोरा कांगड़ी। तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कामेत उत्तराखंड में। और सालतोरा कांगड़ी कहाँ है? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन FRO का प्री में भी पूछा गया था कि कौन सा उत्तर से दक्षिण है या पश्चिम से पूर्व को सजाने के लिए पूछा गया था। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा था कि जो हिमालय का पहाड़ है पूर्व से पश्चिम की ओर सजाने के लिए। तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम सबसे पूर्व में हो जाएगा नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा, उसके बाद मकालू नेपाल में हो जाएगा, उसके बाद लोहोत्से नेपाल में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। उसके बाद फिर है माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। कम से कम ये याद रखिएगा, सबसे पश्चिम में याद रखिएगा। उसके बाद धौलागिरी नेपाल में है। कहाँ है धौलागिरी? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा, लेकिन धौलाधार हिमाचल प्रदेश में होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी दे देता है कि कौन सी भारत की चोटी है, और कभी कभी धौलागिरी घुसा देगा और धौलाधार। तो यहाँ पे धौलागिरी नेपाल में और धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में और कामेत उत्तराखंड में। और सबसे पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत है, ये याद रखिएगा दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ जो बार बार पूछा जाता है, तो मेघालय में कौन सा है दोस्तों? गारो, खासी, जयंतिया, एज इट इज़ क्रम में है। फिर है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? डफला है, मीरी, अबोर है, मिश्मी या पटकाई बुम है। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ और सारामती पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियाँ नागालैंड में। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हो जाएगा, अलुशाई हिल, ये ब्लू माउंटेन या फांगफुआई पर्वत बोला जाता है। तो ये ब्लू माउंटेन 2213 का प्री में पूछा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और लैमाटोल पहाड़ियाँ पाया जाता है। असम में मिकिर पहाड़ियाँ, रेंगमा पहाड़ियाँ और बरैल श्रेणी पाया जाता है दोस्तों। त्रिपुरा में जाम्पुई पहाड़ियाँ पाया जाता है और सिक्किम में कंचनजंगा श्रेणी पाया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। जलप्रपात संबंधित बहुत आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लीजिए जलप्रपात में। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पे है, कर्नाटक में। दूसरा गरसोप्पा है, जो शरावती नदी पे है। तो पहला और दूसरा याद रखिएगा। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है, जो कि इंदिरा नदी पे है। इंद्रावती नदी पे किसकी सहायक नदी है दोस्तों? इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में को अपनी चौड़ाई के कारण इसके भारत का नियाग्रा कहा जाता है, क्योंकि बहुत चौड़ा, इसीलिए इसको नियाग्रा कहा जाता है। फिर है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है? थोड़ा सा एक में देख लीजिए। हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। ये BPSC UPSC सब में पूछा गया क्वेश्चन। फिर है कपिलधारा और धुआंधार नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। दूध धारा मांडवी नदी पे है। चुलिया चंबल नदी पे। ये कम से कम याद कर लीजिएगा कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नदी से संबंधित कुछ तथ्य है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, ये देख लीजिएगा कम से कम। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? तो बोखर ग्लेशियर से। इससे पहले FRO का प्री में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कौन सा ग्लेशियर से होता है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कौन सा ग्लेशियर से होता है? आप कमेंट में करके बताइएगा। इसकी सहायक नदियाँ है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जिसमें से चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। इसमें व्यास पे सिर्फ इंडिया में प्रवाहित होती है, बाकी सब का है कि इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चले जाते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ दोस्तों? 1960 में हुआ है। और इसमें कौन कौन साइन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान से अयूब खान थे। याद रखिएगा दोस्तों। कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा दोस्तों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, मुन्नेरू। फिर है गोदावरी। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, परवरा, पूर्णा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ है? शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, तेल, ओंक, जोक। फिर अमरकंटक पठार से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। अमरकंटक पठार से नर्मदा निकलती है, फिर जोहिला नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। अब भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार केरल तट में पाया जाता है, याद रखिएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बहुत पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों क्या पे, तो ये दोस्तों नदी वाला से बार बार यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। झील से संबंधित तथ्य है। झील से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार भारत में चिल्का झील है। यह एक लैगून और खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का, और सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील पूछेगा तो सांभर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फिर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर वूलर झील है। वूलर झील को कौन सा नदी पानी देता है दोस्तों? तो झेलम देता है, और जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद उत्तर प्रदेश में है। फिर है कि सबसे ऊंचा झील कहाँ है? सबसे ऊंचा झील चोलामू झील है सिक्किम में। सबसे लंबी झील कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में। यहीं पे नौका दौड़ होता है दोस्तों ओणम के समय में, देखते हैं कभी कभी नौका को दौड़ाता है यहीं पे। सबसे अधिक खारे पानी की झील देखिए आ गया ना, सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछे तो सांभर झील हो जाएगा, और सबसे बड़ी खारे पानी या मतलब खारे पानी की झील पूछे तो वो हो जाएगा चिल्का झील। फिर है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक मणिपुर में है। यहीं पे संगाई हिरन पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डांसिंग हिरन इसी को बोलते हैं। फिर क्रेटल झील उल्का पिंड से बने हैं, जो लोलार झील को क्लेटर झील बोलते हैं। और झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है जो? तो लिम्नोलॉजी। बार बार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती उसे घूर्णन गति कहा जाता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूरते, याद रखिएगा। कब क्वेश्चन दे देगा कि पश्चिम से पूर्व की घूरता है कि पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा। फिर है कि समय, पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करता है दोस्तों। फिर दिन और रात, पृथ्वी के घूर्णन से क्या क्या होता है ये याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा। दिन और रात होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, और ज्वार भाटा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। फिर है पृथ्वी का परिक्रमण से क्वेश्चन पूछता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण का किसे कहते हैं? जो एक घूर्णन है कि अपने अक्ष पे घूर रहा है, परिक्रमण मतलब यह इसके चारों पट्टी घूम रहा है। तो यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। समय क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि परिक्रमण से क्या क्या प्रभाव होता है। तो ऋतु में परिवर्तन होता है, और फिर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। फिर यहाँ से पूछता है कि अपसौर उपसौर किसे बोलते हैं? तो उपसौर बोलते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे करीब होता है कब होता है? 3 जनवरी को, उसे उपसौर बोलते हैं। और अपसौर बोलते हैं जो सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर रहता है 4 जुलाई को, उसे अपसौर कब बोलते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों अपसौर उपसौर से। फिर है कर्क और मकर संक्रांति। तो 21 जून को कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। विषुव मतलब इक्विनॉक्स जिसे बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। बार बार स्थानीय वर्षा से पूछा जाता है, स्थानीय तूफान या स्थानीय जो उत्तर गर्मी के समय में चलता है उससे पूछा जाता है। तो आम्र वर्षा जो स्थानीय तूफान है या तो क्या होता है? तो केरल व कर्नाटक में होता है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में होता है, तथा बोडई चिल्ला असम में होता है। तो काल बैसाखी को ही हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कन्फ्यूज आइएगा नहीं। चलिए है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चक्रवात जो आता है कहाँ कहाँ पे किसको क्या बोलता है। तो हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं दोस्तों उसको चक्रवात बोलते हैं, और अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं। फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून बोला जाता है जो चीन वाला क्षेत्र है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जो आता है विली विली पूछा जाता है। फिलीपींस में जो चक्रवात आते हैं उसको बैगियो कहा जाता है। जापान में टाइफू कहा जाता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुछ मिट्टी से संबंधित फैक्ट लिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी। तो इसको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए बोल देगा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में, तो ये तो जानते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल आता है दोस्तों, उसके बाद काली मिट्टी आती है। भारत में सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये कथन कारण में पूछ देता कि भारत ये मिट्टी लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो भारत में जितना भी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है दोस्तों। फिर लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, लेटराइट मिट्टी के बारे में बोल रहा है कि उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें निच्छालन मतलब कि जो खनिज और पदार्थ है घुल घुल के नीचे चला जाते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का एक सबसे बड़ी खासियत है निच्छालन होती है, थोड़ा सा गलती से लिखा गया है कि प्रक्रिया होती है, तथा ये पश्चिमी घाट और असम मेघालय में पाए जाते हैं। और ये चाय की खेती और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों। लेटराइट की मिट्टी के बारे में इतने याद रखिए। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ये लावा के निकलने से इसका निर्माण होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि स्वतः जोताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकनी मिट्टी, इसमें केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस में केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में। सबसे तेज अगर केशिका प्रणाली शुरू में होता है तो बालुई मिट्टी में होता है दोस्तों। में पानी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है क्योंकि छिद्र बड़े होते हैं, लेकिन यह बहुत कम ऊंचाई तक जा सकता है। छिद्र बड़ा है तो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, लेकिन सबसे ऊंचा कोई जो केशिका प्रणाली से ऊपर संचरण कर सकता है मिट्टी में पानी को, तो यह है चिकनी मिट्टी। में पानी बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, लेकिन यह सर्वाधिक ऊंचाई पर तक पहुंचता है। एक फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन इधर ये से उठेगा, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक होती है, से अधिक वर्षा होती है। उदाहरण कम से कम याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का बार बार उदाहरण पूछता है। अबूनस, महोगनी, रोजवुड, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आप रैम से याद कर दिएगा, रोजवुड, अबूनस, महोगनी। फिर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर, और यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। कभी कभी पूछता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, वनस्पति पाया जाता है, तो आर्द्र पर्वतीय वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो इसका उदाहरण देखते हैं, सागवान, टीक, साल और शीशम। यहाँ पे शीशम कर लीजिएगा। फिर है रिफाइनरी, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो बार बार पूछता है कि डिगबोई असम भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ये पूछता है कि डिगबोई कहाँ है, मिलाने के लिए पूछता है कि डिगबोई कहाँ है, असम में। और पहला कुआं अगर पूछे तो असम के माकूम में खोदा गया है, दोनों में अंतर है दोस्तों। फिर है जामनगर, पूछता है कि जामनगर कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में। ये मिलाने के लिए पूछता है, इसीलिए हम क्वेश्चन को लाए। गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है। निजी रिफाइनरी मतलब रिलायंस का, ये कंपनी रिलायंस कंपनी का दोस्तों। फिर है नेक्स्ट में बात करते कोयली। कोयली कहाँ है, गुजरात में। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी। निजी का जाम हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन हो जाएगा, कोयली का। कोयली पूछता है कि कहाँ है, गुजरात में। फिर हम मथुरा उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, बड़ी आधुनिक रिफाइनरी है। कोच्चि कहाँ है, ये केरल में है। फिर है मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। मैंगलोर कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में। बरौनी ये बिहार में। रूस के सहयोग, रूस और रोमानिया के सहयोग से बना था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछता है कि बरौनी जो रिफाइनरी तेल है बिहार में रूस के सहयोग से, और रोमानिया भी देगा रहेगा तो रोमानिया के सहयोग से। अब बीना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि बीना किस राज्य में है, तो बीना मध्य प्रदेश में। ऐसे मिलाने के लिए देता है यहाँ पर से क्वेश्चन। फिर है भटिंडा, भटिंडा पंजाब। कहाँ है भटिंडा, भटिंडा पंजाब में है दोस्तों। फिर है सौरमंडल से कुछ संबंधित तथ्य है, देख लेते हैं सौरमंडल से। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता दोस्तों। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। शुक्र और अरुण जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की घूरता है। आंतरिक ग्रह जैसे पृथ्वी के बाद से जो 4 ग्रह उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, उसके बाद से 4 ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है। तो ये पूछता है कि किसके बीच पाया जाता है, ये 2213 या किस में पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछा गया। सबसे कम और सबसे तेज, तो सबसे कम बृहस्पति और सबसे अधिक शुक्र का घूर्णन गति है। तो सबसे कम घूर्णन गति किसका है, बृहस्पति का, और सबसे अधिक किसका है, शुक्र का। फिर है सबसे कम बुध का, अतः सबसे अधिक अरुण का परिक्रमण काल है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लॉ अयस्क से ज़्यादा बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भारत में सर्वप्रथम 1854 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग लगा था, तथा 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। ये याद रखिएगा। भिलाई छत्तीसगढ़,
रूस के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की मदद से। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 गो को याद रखिएगा और कौन किसके मदद से बना है और किस राज्य में है याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है, तो याद रखिएगा। उद्योग उत्पादन से संबंधित और तथ्य, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी कभी खाली बस पूछ रहा। अभी आजकल देखें एफआरओ में, एफआरओ हो गया है, इन्फोर्समेंट में हुआ है, या बहुत से एग्जाम में हुआ कि दे दिया कि राउरकेला कहाँ है, रेणुकूट कहाँ है, बादाम पहाड़ी कहाँ है, हीराकुंड कहाँ है, कोरापुट, नालको, ये सब कहाँ है। तो आप देख लीजिएगा उड़ीसा में क्या है, राउरकेला, रेणुकूट, बादाम पहाड़ी, हीराकुंड, कोरापुट, नालको, ये सब मिलाने के लिए क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन को करके जाइएगा। फिर है झारखंड में बोकारो, झारखंड में क्या क्या है, बोकारो है, घाटशिला है, कर्णपुरा है, झरिया है, धनबाद है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बर्नपुर, रिसरा, रानीगंज, कुल्टी, श्रीरामपुर, ऐसे ही दे रहा क्वेश्चन। और इसको बोल रहा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सही से सुमेलित नहीं है। एक दिने राज्य दे दिया, एक दिने अयस्क उत्पादन क्षेत्र दे रहा। छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा है, बैलाडीला है, भिलाई है, बालको है। राजस्थान में क्या है, खेतड़ी है, उदयपुर है, दरीबा है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड, बालाघाट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है कि भारत का कॉटन पॉलिश किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तथा भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। तो अंगोरा गो में देखिए, गो में क्या आ रहा है, गो, और खरगोश में भी गो आ रहा है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों इस तरह का टॉपिक अभी जो ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक को समराइज़ किया, और यहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो इसी के अनुसार आप पढ़िए। मेरा ज़रूरी नहीं कि इतना एक कम वीडियो में 30 मिनट का वीडियो में क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाए या सभी को समराइज कर दे, लेकिन यहाँ से आप सीखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, और क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इस टाइप का टॉपिक से आ रहा है। तो आप लोग देखिए बढ़िया से और इसी तरह को पढ़िए। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको पहुँचाइए दोस्तों।